सितारा भाई जी के चुंगल से तो बिलाखिर निकल ही आती है मौका पाके और पहुंच जाती है अपने चचा और चची के घर। यहाँ आके चचा को यही कहानी बनाती है कि मेरे साथ एक हादसा हो गया था और मैं आप लोगों से राब्ता भी नहीं कर पाई, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। यहाँ चचा उसको बताते हैं कि हाँ, मैंने सुना था कि तुम्हारे ससुराल वालों के साथ जो हादसा हुआ है, तुम्हारे शौहर की तो जान मरते मरते बची है। सितारा की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं कि क्या कहा, जुबैर जिंदा है? चचा कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा शौहर जिंदा है, उसको क्या होना है आखिर। अब सितारा को ये तो पता चल जाता है कि इसके करतूतों की खबर इसके चचा चची के पास अभी तक नहीं पहुंची। और फिर सितारा अपनी तरफ से जुबैर के घर वालों की सारी खैर खबर लेती है कि वो आजकल कैसे हालात में रह रहे हैं। कहीं वो सितारा या जहांगीर को ढूंढना तो नहीं चाह रहे या उनको सजा तो नहीं देना चाह रहे। सबसे पहले तो वो दुकान पे जाती है और किसी से पूछती है कि इस दुकान के मालिक कौन हैं। तो जो वर्कर होता है वो बताता है कि आजकल तो यहाँ के मालिक असलम हैं, क्योंकि जुबैर भाई का तो आंखों का हादसा हो चुका है, इसलिए वो दुकान नहीं संभाल सकते। सितारा घर आके सोचती है कि जुबैर बहुत ज्यादा बीमार है और जीनत को तो वो मेरे साथ शादी करके मेरे उस घर में होते हुए ही वहाँ से निकाल चुका था। तो यकीनन जो इंसान इतने महीनों से बीमार पड़ा है उसे किसी के सहारे की जरूरत तो होगी। और फिर जितनी जुबैर मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे यकीन है कि वो मेरी हर सजा माफ कर सकता है। उसे मैं अपनी बातों में ले लूंगी और उसे यही कहूंगी कि मुझे जहांगीर यहाँ से बहला फिसला के ले गया था, तब आपने भी अपने घर वालों की वजह से मुझ पे ज्यादा रोब चलाया, तो बस जो भी समझ आया वही किया। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि इसमें भलाई नहीं है, मेरी भलाई अपने शौहर के साथ ही है और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। इतने जिंदगी में बुरे इम्तिहानात आने के बावजूद भी सितारा अपनी आदतें नहीं बदल सकी और सिर्फ अपना ही फायदा सोच के दोबारा से जुबैर के पास जाने का सोच लेती है कि पता है चची तो अब इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगी कि एक दफ़ा ब्याह के जब इसे घर भेज दिया है तो वापस आखिर क्यों आ गई है। भाई जी की मुसीबत तो इसके सर से हमेशा के लिए टल जाती है, क्योंकि भाई जी के मुखालिफ बिल आखिर गोलियां चलाते हैं जिनमें भाई जी की जान ही चली जाती है। सितारा तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो तो सुख का सांस लेती है और सोचती है कि काश जहांगीर जिंदा होता तो हम लोग कितनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। जहांगीर एक कितना अच्छा मोहब्बत करने वाला इंसान था और जुबैर की निस्बत तो इतना अच्छा दिखने वाला भी था। उसे जहांगीर की सच्चाई पे अब यकीन आ जाता है कि यकीनन उसने वो जेवर और नकदी वगैरह नहीं चुराए होंगे। भाई जी की असलियत तो उसके सामने अब आई है, तो उसे यही लगता है कि यकीनन ये सब कुछ भाई जी के बंदों ने ही चुराया होगा। और याद तो वो जहांगीर को ही करती रहती है और उसके दिल में भी अब जहांगीर के लिए ही मोहब्बत पैदा हो चुकी है, लेकिन फिर भी जुबैर के पास वापस जाने का सोच लेती है, क्योंकि जुबैर के अलावा इसके पास इस वक्त कोई भी रास्ता नहीं। दूसरी तरफ शुजा, जो कि जीनत मामी के घर का भी पता देख आया था, वो बिलाखिर घर वालों से तो बात नहीं करता, लेकिन खुद ही सोच लेता है कि पहले जाके मैं जीनत मामी से इस बारे में बात कर लूं और उन्हें जुबैर मामू की सारी हालत के बारे में बताऊं। वो जब जीनत के घर में पहुंचता है, जो कि घर नहीं बल्कि एक आलीशान महल होता है, तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर जीनत मामी ने इतनी तरक्की कर कैसे ली। जब आगे जाता है तो यहाँ पे तो उनकी चचाजाद बहन नीलम की मंगनी की रस्म हो रही होती है। जीनत बहुत अच्छे से शुजा को यहाँ पे बिठाती है, खाना खिलाती है और उससे बहुत ही प्यार से बात करती है। शुजा मौका देखते साथ ही जीनत से बात करता है कि किस तरह जुबैर मामू हर वक्त आपको और अपनी बच्चियों को याद करते रहते हैं, वहाँ पे तो उनका कोई भी ख्याल नहीं रखता अब, और अब उन्हें अपने पिछले किए हुए हर जुल्म का पछतावा हो रहा है। आप एक दफ़ा ज़िंदगी में उनसे मिल लें ताकि वो आपसे माफ़ी मांग सकें। लेकिन जीनत शुजा से कहती है कि फ़िलहाल मेरे घर के बारे में अपने घर में किसी को मत बताना, तो यही तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा और जब भी मुझे जुबैर मामू से मिलना होगा मैं लाजमी आ जाऊंगी। फ़िलहाल तो उस घर की तलखियाँ मैं भुला ही नहीं पा रही हूँ। साथ ही शुजा पूछ लेता है कि आखिर आप इतनी तरक्की कैसे कर गईं?
यहाँ जीनत बताती है कि किस तरह उसका खाने का कारोबार इतना चमक गया कि अल्लाह ने उसे इतने बड़े घर से इतनी बड़ी गाड़ी से नवाज दिया। शुजा भी कहता है कि मामी वाकई ही आपने इम्तिहान तो बहुत दिए हैं, यकीनन ये उसी का फल होगा, और मामी से रुखसत लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ असलम है कि जिसे जुबैर के घर वालों की छोटी छोटी चीजें भी हजम नहीं हो रही। माँ के कंगन तो पहले ही बिकवा चुका है, अब जाके सिद्रा से कहता है कि तुम्हारी माँ ने बालियां और अंगूठी भी पहनी थी, वो भी दे दो, तो दुकान में कुछ चीजों की जरूरत है। और सिद्रा जो कि इतनी बेवकूफ है कि वो तो उल्टा माँ को अपनी बातों में ले लेती है, और जो सब स्वाग असलम उसे दिखा रहा है वही अपनी माँ को दिखा के उनसे बालियां और अंगूठी भी निकलवा लेती है। अब असलम के साथ यही कह के जाएंगे कि आपकी बालियां और अंगूठे पुराने हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं इसके ऊपर पॉलिश करवा दें। लेकिन जब वापस आएंगे तो कहेंगे कि सारा कुछ किसी ने लूट लिया, असलम ने मुझे सोने का सेट भी दिलवाना था, वो भी पैसे डाकू हमारे आगे आके लूट गए। माँ तो वाकई ही परेशान हो जाएगी। उसे तो सिद्रा पे पूरा भरोसा है कि वो अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन जुबैर यहाँ पे सिद्रा और असलम के सामने आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सच सच बताओ कि माजरा क्या हुआ है, माँ की बालियाँ और अंगूठी ले जाने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। अब असलम भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाएगा और सिद्रा भी बात करते हुए लड़खड़ाएगी, जिसकी वजह से माँ को शायद थोड़ा सा शक हो कि सिद्रा ने भी असलम की बातों में आके मुझसे झूठ बोला और मेरी आखिरी जमा पूंजी भी मुझसे छीन ली। माँ जो कि अभी तक सिद्रा पे ही भरोसा किए हुए थी और जुबैर की बातों पे तो एक कान भी नहीं धरती थी, और उसे यही कहती थी कि भाई असलम अब इस घर का होने वाला दामाद है, उसके ऊपर शक करना बिल्कुल बेवजह होगा। यहाँ अगर असलम का कोई वाकई ही हमदर्द है तो वो वजीर है, जिसे पता नहीं असलम की कोई पुरानी अच्छाइयाँ याद होंगी, जिनकी वजह से वो असलम को दवाइयाँ और सौदे वगैरह ला देता है, और फिर उन्हें बता भी देता है कि आपको दुकान पे आने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि असलम भाई ये दुकान अपने नाम करवाने वाले हैं और मुखबिर आपके घर में ही मौजूद हैं, इसलिए मैं ज़्यादा देर ना आपके पास बैठ सकता हूँ और ना ही आपको कंप्लीट डिटेल्स बता सकता हूँ। अलबत्ता आपको जब भी दुकान पे आना हो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। अब यकीनन जुबैर खुद ही दुकान पे जाना शुरू कर देगा, लेकिन असलम अपनी असलियत उसको बहुत जल्द दिखा देगा और उसे धक्के मार के दुकान से निकलवा भी देगा कि ये दुकान अब तुम्हारे नाम नहीं, तुम खुद ही दस्तखत कर चुके हो और इस दुकान को मेरे नाम भी कर चुके हो। सिद्रा को तो लेकिन अभी भी होश नहीं आएगा, वो तो खुद भी यही सोच रही है कि अगर असलम इस घर का दामाद है तो क्या होता है अगर दुकान उसके नाम हो जाए, वैसे भी ये घर तो जुबैर भाई के नाम ही है। लेकिन सिद्रा को असल होश बहुत ही जल्द आने वाला है, जब असलम उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा और उसे बताएगा कि वो तो अपने बीवी बच्चों के साथ ही सिंसियर है और ये जो लूट मार कर रहा है सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही कर रहा है। अब जाके सिद्रा को समझ आएगी कि किस तरह उसका भाई उसे समझाता रहा कि दूसरी शादी कर रही हो, अच्छी तरह सोच विचार के करना और असलम जैसे धोखेबाज इंसान के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करना। लेकिन उसने अपने भाई की भी नहीं सुनी और असलम के ऊपर इस तरह अंधा एतबार किया कि उसे असलम के अलावा तो कोई भी अपना मुखलिस दिखाई ही नहीं देता था। तब शायद सिद्रा को एहसास हो कि उसने किस किस के साथ जिंदगी में कहां कहां गलत किया है, जिसकी उसे बारहा सजा मिल रही है। पर क्या जीनत सिद्रा को और जुबैर को दिल से माफ़ कर पाएगी? ये सब जानने के लिए ड्रामे के अगले एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।